नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया कहानी दूध और दवा। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। बात बहुत छोटी सी है, नाजुक और लचीली, पर मौका पाते ही सिर तान लेती है। कोई काम शुरू करने, सोने या पल भर को आराम से पहले लगता है कुछ देर इस प्यारी बात के साथ रहना कितना अच्छा है। वैसे मुझे काम करना, करते रहना और करते करते उसी में खो जाना प्रिय है। इसी की बात मैं भी लोगों से करता हूँ और दूसरों से यही चाहता भी। पर यह सब तभी होता है जब मेरे चारों ओर लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों में मेरी बीवी बच्चे शामिल नहीं हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भीड़ में खड़ा और असह्य ध्वनियाँ मेरे कानों के पर्दे को छेदने लगती हैं। मैं भागकर अपने कमरे में घुस जाना चाहता हूँ, पर उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं से डूबी हुई आंखें, मैं क्या करूँ इनका। देखते हो, अब मुन्नी भी दूध के लिए जिद करती है। ऐसा नहीं कि बात मेरे मन में गहरे तक नहीं उतरती। मैं तो मुन्नी को स्कूल जाने के लिए एक छोटी मोटर खरीदना चाहता हूँ। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में लड़खड़ाती दौड़ती मुन्नी को देखने की मेरी कैसी विचित्र लालसा है, जो कभी पूरी होती ही नहीं दिखाई देती। सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही वह जोर जोर से चीखने लगती है। जब उसकी मांडे से सूजी आंखें और भी सूजी होती हैं। कई बार मन में डॉक्टर की बात उठती है। डर लगता है कहीं मुन्नी की माँ की पतली लंबी किस्ती सी आँखों का पुराना छेद फिर न खुल जाए और सवेरे सवेरे डूबने और आने की मर्मांतक पीड़ा में मुझे लिखना पढ़ना छोड़कर सड़क का चक्कर काटना पड़े। मैं चुपचाप एक निश्चय करके कमरे में चला जाता हूँ। पहले डॉक्टर का इंतजाम करके ही उससे चर्चा करूँगा, पर फिर वही नन्ही सी बात, तुम्हें खोजने लगता। तुम जो इस कड़ी जमीन की चूहन से पल भर को उठाकर मुझे एक सुनहले छिलमिलाते लोक में खींच ले जाती हो। तुम्हारे सीने के बीच मुलायम उजले देह भाग में मुंह डालकर पल भर को सांस लेना कितना अच्छा लगता है मुझे। शायद तुम्हें याद होगा, बात मकड़ी के जाले की तरह तनने लगती है, लेकिन घंटों और घंटों आंखें बंद रखने पर भी शिकार कोई नहीं फंसता और मैं बीवियों और मजदूरों के बारे में सोचने लगता। आखिर इन दोनों को हरदम शिकायतें क्यों रहती हैं? क्यों इन दोनों के सीने में खारे पानी का इतना विशाल समुद्र फफाया रहता है? मृत्यु की आखिरी कराह की तरह इस समुद्र की लहरें चीखती हैं, पर किसी खोखले श्राप की तरह मिथ्या बनकर बिखर जाती। मैं इन विनाशकारी लहरों को दुनिया को निगल जाते देखने के लिए व्याकुल हो उठता, पर हल्की सी मुस्कुराहट या वह भी नहीं तो बस मुलायम कलाइयों की पकड़ और उस समय कुछ भी और ना सुनने की बात। जाने भी दो, कमर के नीचे खुली मैं इस असामयिक मृत्यु से बचना चाहता, पर कोई चारा नहीं। मुन्नी की माँ के जीने का यही सहारा है और मेरे पास उन मृत्यु की खटियों के सूनेपन को दूर करने का यही उपाय। वह विश्वास नहीं कर, पर मैं सच कहता हूँ कि मुझे इतना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं, महज इतनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखों के मांडे की दवा या उसके दूध के लिए। यह प्रश्न उसके साथ नहीं उठते क्या? आखिर क्या उसे बच्चे नहीं हो सकते या उसे दूध पीने वाले बच्चे नहीं होंगे? धीरे धीरे यह क्यों धुंधलाता है पानी? सिर्फ एक बूंद स्याही जाने कैसी फैलकर एक झील भूरी आँखों की तरह, वहाँ भी सतही उधली
अछूता कच्चा नुकीला फूल, आसमान में उड़ने वाली लरसती पतंग की लंबी पूंछ, किसी बंगले के फटे पुराने पर्दे, मुल्क में बनी और भूख, वे मित्र जिन्हें नौकरी के लिए पत्र लिखे हैं, जो चाहे तो मैं भी उन्हीं की तरह का लगूं, बेएतबार और ऊंचे दर्जे का नौकरी देने वाला मुलाजिम, लेकिन वह नौकरी से चढ़ती है। तुम नौकरी करोगे, फिर तो मोटर, बंगले और सुख की अनेक कोटियां हैं। मेरे लिए जगह कहाँ होगी? मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। अजीब बात है, तुम भूख में जी सकती हो, लेकिन वह जो कहती है कि उसके सीने में एक भयंकर ज्वालामुखी दबा पड़ा है जो कभी भी नहीं भड़केगा। मुन्नी की माँ यह भी जानती है, पर क्यों नहीं भड़केगा? क्यों उसके लावे से मेरा घर आंगन नहीं पड़ जाएगा? इसीलिए ना कि मैं लिखूंगा और लिखने से पैसे मिलेंगे और पैसे उसे ठंडा करते रहेंगे। वह यही तो कहती है कि पैसा दिल को ठंडा और शरीर को गर्म रखने की अद्भुत दवा है। गरीब दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। गरीब लड़की की मोहब्बत दुनिया की सबसे पवित्र निधि। कभी कभी वह स्कूल टीचर की तरह बोलती है, आखिर यह सब और है ही क्या? मुन्नी जब जन्मी थी तो उसके लिए मैंने एक झूला खरीदा था। बहुत सारे कपड़े बने थे और उसे दूध में ग्लूकोज और शहद दी जाती थी। फ्रेंच सीखेगी मेरी बेटी। मैं चाहता हूँ वह पेंटर बने। सिर्फ 30 रुपए तो लगते हैं उसके दूध के। 30 में ऐसा क्या रखा है? साल ही भर बाद रुनको आया तो कितना उत्साह था। कोई बात नहीं, दोनों के लिए एक गाड़ी होगी, दोनों कॉन्वेंट जाएंगे। लेकिन यह क्या फिजूल की बातें हैं, बे और छोर की। मैं झटके से उठ बैठता हूँ और लिखने की कॉपी के मसौदे कई बार उलट पुलट कर देखने लगता हूँ। कई अच्छी चीज़ें लिखे बगैर पड़ी रह गई हैं, पर इसी समय उन्हें उठाया तो नहीं जा सकता। मामूली स्तर पर बात बनाने से मुझे चिढ़ है, लेकिन सहसा मुझे मकड़ी के नन्हे तार की स्मृति फिर हो आती है और मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा होता हूँ। कहीं जाना फिर ना तनने लगे। मुन्नी की माँ ऐसे ही समय आ जाती है। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? एक तेज भनक दिमाग में बज उठती है, पर मैं उस पर तुरंत हाथ रख देता हूँ। कोई कड़वी चीज निगलता हूँ। हाँ, कोई काम है क्या? नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया। अभी तो धूप बहुत तेज है, कुछ रुक जाते। और वह कह ही क्या सकती है, थकी भी तो है बेहद। रुनको ने सारी दोपहरी परेशान किया है। चौका, बर्तन, सामान की संभाल सहेज, कपड़ों की सफाई, अभी तो उसे पिलाकर सुलाया है। ब्लाउज के बटन खुले ही हैं। मुन्नी भी सो रही है क्या? नहीं, सब जग रहे। वह उगती हुई हंसी को दबाती है। चेहरे पर खून की पतली सी छलक होती और फिर क्षण ही भर में सूख कर धीरे धीरे गाढ़ी होने लगती। वह दरवाज़ा छोड़कर कमरे में आती। आज मुन्नी की आंखों में बहुत दर्द है, चेहरा सुर्ख हो गया। अभी तो सिर में तेल डालकर बहुत देर तक सहलाती रही हूँ, तब जाकर सोई। वह चारपाई पर बैठ जाती है। मैं पास आकर कहता हूँ, ब्लाउज के बटन तो ठीक कर लो, तुम्हें अब ठीक से बाड़ी पहनना चाहिए। वह बटन बंद करते करते बोलने लगती है, अब इसके सुख की कल्पना मेरे पास नहीं, ना ही तुम्हारे मन में है, और अगर है तो नहीं होनी चाहिए। उसका बदन गर्व होने लगता है। मेरे सीने में एक बंद ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा, यह मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातचीत के धरातल पर वह ज्वालामुखी तक पहुँचती और मुझे ऐसी ही मंत्र सी बातचीत से डर लगता है। मैं ईंधन नहीं डालता और वह उठ खड़ी होती है।
कहीं जैसे कोई दर्द रेंग गया। मैं चाहता हूँ जाते जाते उससे कुछ कहकर जाऊँ, पर ऐसे समय कुछ कहने का मतलब है कुछ सुनने की संभावना। शायद जिस तरह उसे मालूम है कि मैं कहाँ जाता हूँ, उसी तरह मुझे भी मालूम है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, पर जा रहा हूँ। यह ठीक है। मेरे घर के सामने एक चौड़ा नाला है और उसके परे कटीली झाड़ी का एक बड़ा सा गुवन। मैंने कभी ईश्वर एक खरगोश के जोड़े को पुसते देखा। वैसे मैं पल भर की पिछली बात को भूल जाता हूँ, पर उसे आज भी नहीं भूला। घर से निकलता हूँ तो पल भर रुककर उधर जरूर देख लेता हूँ। स्कूल से लड़कियों को ढोने वाली गाड़ियाँ बोलती हैं। तीर की तरह सड़क को चीरती हुई चिड़िया उड़ जाते हैं, पर वह खरगोश का जोड़ा। मुन्नी अब तक उठकर मुझे जरूर ढूंढ गई हो और फिर अपने कमरे में जाकर लौटी होगी। मेरी मेज की गर्द भरी सतह पर अपने हाथ की थाप बनाने के लिए या तो कुर्सी पर चढ़ गई होगी या लुढ़क कर गिरी हो, तो उसकी माँ कुर्सी को 2 चपत मारकर उसे चुप कराने के बाद समझा रही होगी कि आखिर उसे इस मैच पर रोज अपने हाथों के निशान छोड़ने से मिलता क्या है। पापा छह कैसे कहूँगी कि मैं तुम्हें खोजती थी, वह रोज कहती और मैं रोज छुटला देता हूँ, लेकिन वह मानती नहीं। मेरी उंगली पकड़कर मेज के पास तक खींच ले जाती। मेरी आंखों में धुंधलके की एक परत छा जाती है। उसकी माँ कहती है खिड़की कितनी ही बंद रखो, गर्द आफतान ही मानती है। और मैं देखता हूँ कि मुन्नी की हथेली की थाप बढ़ती ही जा रही। कभी कभी इन हाथों की रेखाओं में मनुष्यता का पूरा भविष्य पढ़ा गया, और कभी आग की बेतरतीब लहरें किसी अनहोनी से वस्तु सत्य के वीरान अंधेरे से दौड़ दौड़ कर मेरे सीने से सटी चली आती। चौकड़ी फंसते हिरणों की लंबी कतारें और पीछे लोलुप अंधा दुष्या। मैं खुद अपने आगे खड़ा हूँ, मान्यताओं की सलीब पर टंगा हुआ लहूलुहान पत्थर का एक बहुत बड़ा ढेर है, और लोग आंखें मूंद कर पत्थर मारते हैं। लोग खून चढ़ा रहे हैं मान्यताओं पर। आदमी को बार बार की नोची छिछड़ी को दांतों से नोच नोच कर फेंक रहे हैं। लोग नंगी औरत के कोमल शरीर को पोथरे जूट के रस्मों से जकड़ कर बांध रहे हैं। सिर्फ एक लाचारी का आरोप, आदमी नहीं पीता हुआ पुराना खंडहर। आखिर क्यों? फिर मैं शिकायतों के बारे में सोचता हूँ, पर बीवियों और मजदूरों की नहीं, अपनी। तुम रुक कर कुछ पूछ नहीं सकती थी? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि मैं इतनी तेज धूप में कितनी दूर चल कर आया हूँ? तुम्हें पता है हम कितने दिन पर एक दूसरे को देख रहे हैं? शायद तुम इसलिए नहीं रुक सकी कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सखी थी, और उस पर तुम यह जाहिर होने देना नहीं चाहती थी कि तुम मुझे जानती। गोल गोल चक्कर खाकर हवा ऊपर हो उड़ गई, और सड़क के किनारे खड़े मौनश्री के पेड़ की तमाम सूखी पत्तियों के पर लग गए। इनके साथ उस कोने की धूल भी है जहाँ पार्क में बच्चों के खेलने ने घास को उड़ा दिया, और इस लंबे यूकेलिप्टस की छनहरी शाखें अब भी थरथरा रही है। मैं धीरे धीरे चल रहा। चारों ओर कब्रिस्तान हुए। सड़क के नीचे और ऊपर की हवा सत में बातों के टूटे फूटे अस्थि पंजर उभर आए। मैं सिर्फ चुभान, टीस और प्रताड़ना को चुन चुन कर अपने तरकस में भरता जाता हूँ। एक विकलांग और विक्षिप्त योद्धा की तरह मैं पसीने और गर्द से लथपथ हो रहा हूँ। हवा एकदम चुपचाप खड़ी। मौसीरी की पत्तियां दम साधेगी। यूकेलिप्टस की लंबी शाखें मर गईं
और बच्चों के पात्र की बेधास की उजली जमीन घिसी हुई निर्जीव खड्डी की तरह चमक रही। मैं चाहता हूँ हवा फिर गोल गोल चक्कर खाकर ऊपर उठे और फिर वही साल भर पुराना सब कुछ आज घट जाए। मौनसीरी की पत्तियों, यूकेलिप्टस की डालों, पात्र की जमीन और मेरे साथ। मैं थक कर टुप हो रहा हूँ। पल भर कहीं बैठना चाहता और कुछ देर सब बाहर का ही देखना चाहता हूँ, जैसे कोई मकान का दरवाज़ा लगाकर बरामदे में आ जाए। लेकिन अब बहुत देर हो गई, लौटने में काफ़ी समय लगेगा। लगता है वह घर से निकल नहीं पाई। क्यों नहीं निकल पाई? उसे निकलना चाहिए था। उसे लोहे की जूतियाँ पहनकर टाटों को कुचलते हुए आना चाहिए था। लेकिन वह कहती है, मैं खून से लथपथ होना चाहती हूँ। मैं उन सारे दागों को अपने शरीर पर मुखर रखना चाहती हूँ। मैं सारे घावों की मवाद और गंदगी को लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखो, सत्य यह है, तुम्हारी सच्चाइयों की तस्वीर यह है। तुमने घर को इसलिए स्वर्ग बना रखा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कमाई खाती है और एक खरीदे हुए दास से भी बदतर ढंग से तुम्हारी सेवा कर। तुम्हें अगर यह पता लग जाए कि वह तुम्हें नहीं किसी और को चाहती है, तो तुम हवा में नजर आते हो, क्योंकि तुम्हें अपने से ज़्यादा अपने पैसों पर भरोसा है। यही एक पुरानी टकोरी है तुम्हारे पास। एक नन्हा सा ऑक्सीजन बैलून हवा में उड़ता चला जाता है। उसमें तुम बैठी हुई दर्द करने लगती है देखते देखते। लेकिन तुम किसी मायाविनी की तरह पीछे से हंसती हुई गोद में बैठ जाती हो। मुझे प्यार करो, मेरे जाने का समय हो गया। मैं चाहती हूँ इसकी याद बनी रह जाए। पर मुन्नी का बैलून तो मेरे कमरे की निचली छत ही से अटका रह जाता है। वह पैर पटकने लगती है। पापा, उतारो इसे। देखो, ये छर चिला नहीं है नैना वाला। तुम्ही ने सिखाया है। मैं कैसे पहुँचूं इतनी ऊंचाई तक? अच्छा, मुझे कंधे पर उठाओ। फिर भी तो नहीं पहुँचोगी। कुर्सी पर खड़े हो जाओ। उसकी माँ बिगड़ती हुई आखिरी, यह क्या तमाशा है? अभी तो आँख ही गई है, अब हाथ पाँव भी तोड़कर बैठेगी। मैं चुपचाप खड़ा हूँ और वह मुन्नी के उतरने का इंतजार करती है। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन ही निकल रही गुब्बारे से। मुन्नी, मुन्नी, अब जानेगी दो। और हाँ, कल रात कुछ लिख रहे थे, वे कागज कहाँ गए? मुन्नी की दवा और दूध। चुपके से मन में कुछ कांपता है। मैं ऐसी ही नन्ही नन्ही बातों को लेकर परेशान होता हूँ। उसका स्वर कानों में बज उठता है। आखिर इसमें क्या ऐसा रखा है जो तुम्हें विचलित कर देता है? वह रुकी नहीं, कुछ कहा नहीं। तो क्या ऐसा आसमान फट पड़ा? मैं पूछती हूँ कि मुन्नी के दूध और दवाइयों का क्या हुआ? तुम कुछ लिख कर मुझे देने वाले थे ना? और इतने ही समय में यहाँ कुछ धीमी सी हो गई है। मैं चुप जो रह गया। क्या सोच रहे थे वो? मैंने तो समझा कोई कहानी लिख रहे थे। आज किसी को देकर कुछ रुपए लाते तो अच्छा था। कल 2 रुपए का सामान मंगाया, आज भर और चलेगा। इस नन्हे से अवसर से संभल गया हूँ, इसलिए बात बनने में देर नहीं लगी। वह तो पत्र था, तुम्हें गोदावरी ने लिखा था ना कि किताबें भिजवा दो। वही प्रकाशक को लिखा कि उसे भेज दे। अरे रुको, देखो वह क्या है। कहाँ? रुको तो। अरे यह तो वही 3 है। अंगुलियाँ काँप जाती। चेहरे पर चुनचुनाहट की जगह कुछ बहुत नन्हा नन्हा उग आता है। एक अजीब सी खुशी की लहर। हटो भी, खिड़की खुली। मेरे सीने में एक ज्वालामुखी जो कभी नहीं भड़केगा, यह मैं जानती हूँ। मैं समझ नहीं पाता
कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं। महेश, इतनी सी बात के लिए या मुन्नी की आंखों के मांडे की दवा क्या उसके दूध के लिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।